नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने चंपा काले काले आचरण चिन्हति का अनुवाद किया था। तो विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बने रहिए मेरे साथ। आइए आज करते हैं इस कविता के प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। चंपा नहीं चाहती कि उसका बलम उसे छोड़ करके कहीं दूर पैसे कमाने के लिए जाए। कवि ने उसे बताया है कि कलकत्ता जो बहुत दूर है, वहाँ लोग धन कमाने जाते हैं। चंपा चाहती है कि कलकत्ते का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए तो उसका बलम उसी के पास रहेगा। इसलिए वह कहती है कि कलकत्ते पर वज्र गिरे। अगला प्रश्न है, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता है कि गांधी बाबा पढ़ने लिखने की बात जो है कि अच्छी बात कही होगी। चंपा के मन में यह बात बैठी है कि शिक्षित व्यक्ति अपने घर को छोड़कर बाहर चला जाता है। इस कारण वह पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती है। गांधी जी का ग्रामीण जीवन बहुत अच्छा प्रभाव है। गांधी जी का ग्रामीण जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव है। वे लोगों की भलाई की बात करते हैं, अतः गांधी जी द्वारा पढ़ने लिखने की बात कहने पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई परिवार को तोड़ती है, उनसे लोगों का भला नहीं होता है। यह गांधी जी के चरित्र के विपरीत कार्य है। अगला प्रश्न है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो चंपा एक छोटी बालिका है जो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। कवि के अनुसार वह चंचल और नटखट है। दिन भर पशुओं को चराने का काम करती है। वह जो काम करना चाहती है वही करती है। उसे पढ़ना पसंद नहीं है तो नहीं पढ़ती। वह नहीं चाहती कि उसका पति उससे दूर जाए, तो वह कहती कलकत्ते पर वज्र गिरे। आपके विचार से चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी आएगा भैया? या चंपा का विश्वास है कि पढ़ लिख कर व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर प्रदेश जाकर के रहने लगता है। इससे घर का बिखराव हो जाता है। शिक्षित होकर के लोग चालाक, घमंडी और कपटी हो जाते हैं। वे परिवार को भूल जाते हैं। महानगरों में जाने वाले लोगों के परिवार विछोह की पीड़ा सहते हैं। इसलिए उसने ऐसा कहा होगा कि वह तो नहीं पढ़ेगी। अगला प्रश्न है, चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से पूछती कि क्या आप लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, मैं भी वह पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ने के लिए कोई किताब मांगती और पढ़ी हुई किताबों के विषय में बातें करती, गांधी जी की धारणा को समझती। अगला प्रश्न है, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है। इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की व्यथा को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। रोजगार की तलाश में युवक कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में जाते हैं और वहीं से के होकर के रह जाते हैं। उनके पीछे उनकी स्त्रियां, परिवार के लोग अकेले रह जाते हैं। स्त्रियां अनपढ़ होती हैं, अतः वे पति की चिट्ठी भी नहीं पढ़ पाती और न अपना संदेश भेज पाती हैं। उनका जीवन पिछड़ा रहता है तथा वे पति का वियोग सहन करने में विवश रहती हैं। अगला प्रश्न, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को जिस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, कल्पना कीजिए भाई। संदेश ग्रहण न कर पाने वाली अनपढ़ लड़कियों को सदैव दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वे अपने मन की बात अपने हिसाब से अपने पति या अन्य किसी संबंधी को नहीं लिख पाती। उन्हें कोई भी संदेश या पत्र किसी और से ही लिखवाना या पढ़वाना पड़ता है। इससे उनके अपने हाथों में कुछ नहीं रहता है। विपरीत परिस्थितियों में या कठिनाई के समय वे असहाय होकर अपनों तक अपनी दशा की सूचना तक नहीं भेज पाती हैं। कभी कभी ऐसी अबोध लड़कियों की उपेक्षा करते हुए परिवार में दरार है वो पड़ जाती है। अनपढ़ रहकर स्त्री हो या पुरुष अनेक कष्टों को सहन करने के लिए विवश हो जाता है।
आगे देखिए, इस कविता का प्रतिपाद्य बताइए भाई। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, कविता धरती संग्रह से संकलित है। ये प्लायन के लोक अनुभवों की को मार्मिकता से अभिव्यक्ति करती है। इसमें अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोध को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रति व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी है हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा रहता है। वह कहती है, कलकत्ते पर वह वज्र गिरे, कलकत्ते पर वह वज्र गिरने की कामना जीवन के क्षुद्र यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष के जीवन को प्रकट करता है। चंपा को क्या अचरज होता है और क्यों? चंपा निरक्षर है। जब कवि अक्षरों को पढ़ना शुरू करता है तो चंपा हैरान होती है कि इन अक्षरों से कैसे स्वर निकलते हैं। वह अक्षर व ध्वनि के संबंध को समझ नहीं पाती है। उसे नहीं पता कि लिखे हुए अक्षर की ध्वनि को व्यक्त करने का ही एक रूप है। निरक्षर होने के कारण वह इस बात को नहीं समझ पाती है। आइए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कविता की नायिका चंपा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो कविता की नायिका चंपा देश की निरक्षर एवं ग्रामीण स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। ये अबोध बालिकाएं प्राय उपेक्षा का शिकार होती हैं। वे पढ़ाई लिखाई को निरर्थक समझ करके पढ़ने का अवसर त्याग देती हैं। अगला प्रश्न है, विवाह और पति के बारे में चंपा की क्या धारणा है भाई? तो विवाह की बात सुनते ही चंपा लज्जा कर शादी करने से मना करती है, परंतु जब पति की बात आती है ना, तो वह सदैव उसे अपने साथ रखने की बात करती है। वह पति को अलग करने वाले कलकत्ता के विनाश की कामना तक कर डालती है। अगला प्रश्न है, लेखक चंपा को पढ़ने के लिए किस तरह प्रेरित करता है? तो वही लेखक चंपा से कहता है कि पढ़ाई कठिन समय में काम आती है। गांधी बाबा की भी इच्छा थी कि सभी लोग पढ़ें लिखें। साथ ही कवि चंपा को समझाना चाहता है कि एक ना एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारा पति रोजगार की तलाश में कलकत्ता जाएगा। उस समय अपना संदेश पत्र के माध्यम से उस तक पहुंचा सकोगी और पति के पत्र को पढ़ सकोगी। चंपा ने कवि को झूठा क्यों कहा है भाई? चंपा ने जब कवि ने उसके विवाह तथा पति की बात जो है ना कही है, जब कवि ने उसके विवाह तथा पति के कलकत्ता जाने की बात कही तो वह भड़क उठी। उसने कहा कि तुम पढ़ लिख कर भी झूठे हो। पहले तो वह शादी नहीं करेगी, यदि शादी हो भी गई तो वह अपने पति को साथ रखेगी। केवल पढ़ने के लिए इतनी बड़ी कहानी की जरूरत नहीं है, अतः उसे झूठा कहती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रसंग किस संदर्भ में आया? इस संदर्भ में आया तो क्यों? गांधी जी का प्रसंग साक्षरता के सिलसिले में आया है। गांधी जी की इच्छा थी कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें और गांव में गांधी जी का अच्छा प्रभाव था। यदि उसी प्रभाव के कारण जो है चंपा एक भोली वाली लड़की है, उसके प्रभाव को है ना विपरीत लेती है, क्योंकि वह गांधी बाबा को बहुत अच्छा मानती है और गांधी बाबा कभी पढ़ने लिखने की बात नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों बने रहिए आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और करते रहिए अपना समय अनुसार विषय कंप्लीट, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।